गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली कक्षा में बच्चों अपन ने पढ़ा था द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने कहा था कि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखे हो तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब आ जाओ इसी व्यवस्था में कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। क्या पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आगुण? इधर देखें तो हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव जो आगुण है वो क्या था, आवेश का किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, और इसकी दिशा सदैव -2 प्लस आवेश की तरफ होती है। ये अपन ने पिछली कक्षा में देखा था और इसकी विमा वगैरह देखी थी। ठीक है, तो इसका मात्रक भी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, कूलॉम इंटू मीटर सीएम हो गया। सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलॉम इंटू मीटर है। सेंटीमीटर नहीं है, कूलॉम इंटू मीटर है। ठीक है भाई। अब जब विद्युत द्विध्रुव की सार्थकता, तो देखो सार्थकता में ऐसा है कि प्रकृति में क्या क्या होते हैं। तो देखो विद्युत द्विध्रुव जो है दो प्रकार के होते हैं। मतलब अपन मान के चले अणु, विद्युत द्विध्रुव की बात नहीं करें तो अपन बात करते हैं कि अणु जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय अणु और एक होते हैं अध्रुवीय अणु। क्या होते हैं, प्रकृति में दो प्रकार के अणु होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय अणु और एक होते हैं अध्रुवीय अणु। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, अपन विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं तो देखो ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या होता है कि जब किसी परमाणु में मतलब देखो नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा, ध्रुव होगा, और ये क्या है, अध्रुवी, इसमें ध्रुव नहीं होगा। तो इसका चित्र भी बना लेते हैं। देखो ध्रुव हो रहा है तो मतलब इस तरह की कुछ आकृति है, ये प्लस है और ये माइनस है। और अध्रुवी मतलब ध्रुव नहीं है, मतलब प्लस और माइनस दोनों क्या होते हैं, संपाती होते हैं। प्लस तथा दोनों माइनस क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं दोनों का, इसमें क्या होता है, दोनों का केंद्र एक ही होता है और उसमें प्रभावी केंद्र क्या होता है, तो इसमें प्रभावी केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं। इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव के प्रभावी केंद्र, पॉजिटिव तथा नेगेटिव के प्रभावी केंद्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव के प्रभावी केंद्र क्या होता है भाई, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं। जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे इस चित्र में, ये संपाती है। ये चित्र आना चाहिए। देखो ध्रुवी मतलब दो ध्रुव बन गए, अध्रुवी मतलब ध्रुव नहीं है, मतलब एक ही जगह पे है। तो इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव के जो प्रभावी केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव के जो प्रभावी केंद्र है इसमें क्या होता है, भिन्न होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, संपाती होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। क्लियर। अब ये चित्र है, तो ये चित्र फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ले लो HCl का, तो ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। और ये उदाहरण आप ले लो H2 का, हाइड्रोजन गैस का। क्लियर भाई यहाँ तक। तो आपने देखा कि इन दोनों के ध्रुवी में देखा कि इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव के जो केंद्र होते हैं, प्रभावी केंद्र, वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और इनमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशों का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है। वितरण एक समान रूप से नहीं होता है। इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशों का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है। 2 पॉइंट याद करो, नहीं होता है। तो ध्रुवी में अपन ने पढ़ा है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों का वितरण, इसमें या इन पदार्थों में पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशों का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है, तथा इनके केंद्र जो है वो भी क्या होते हैं, प्रभावी केंद्र भिन्न होते हैं। और इसका अपन लिखें, इसमें बस इसी को चेंज कर दो, इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव
आवेशों का वितरण, इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशों का वितरण जो है एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है। तो देखो एक का याद कर लो, ठीक है। ध्रुवी का ये चित्र दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का वितरण एक समान रूप से नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, और दोनों के प्रभावी केंद्र भी भिन्न भिन्न है। तो दो वर्ड याद रखो। क्या याद रखोगे? दो वर्ड कि अध्रुवी में एक समान रूप से तो वितरण नहीं होता है, और केंद्र कैसे होते हैं? प्रभावी केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या रखना है? एक समान रूप से, और केंद्र कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। HCl और H2 इसका उदाहरण याद रखना है। तो अपन ने वो पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण क्या होगा? इसमें दो ध्रुव बन रहे हैं, तो यही विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है, यही विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है, यही तो विद्युत द्विध्रुव है। दो ध्रुव बन रहे हैं ना, तो द्विध्रुव या ध्रुवी, बात तो एक ही है ना, ध्रुव बनने चाहिए, तो ध्रुव बन रहे हैं, तो यही विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, मतलब यही है। पर इसमें शर्त क्या है? आवेश बराबर होनी चाहिए। तो अपन इसको कह सकते हैं कि यही जो आवेश है, ठीक है, HCl विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। तो ये इसको विद्युत द्विध्रुव मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त है आवेश समान होने चाहिए। मतलब इस कैटेगरी में विद्युत या विद्युत द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव इसी में, इसी कैटेगरी में, इसी श्रेणी में विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी शर्त क्या है? आवेश क्या होना चाहिए? दोनों आवेश समान व विपरीत प्रकृति के, परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, ये विद्युत द्विध्रुव की शर्त है। क्लियर? तो इसी श्रेणी में विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण आते हैं, ठीक है। क्लियर? हमने देखा, तो अपन ने देखा जहां ध्रुव बनेंगे वहां विद्युत द्विध्रुव आ जाएगा। ये पॉइंट मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें, अब अपने को क्या करना है बच्चों। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या सीन है। देखो अपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत द्विध्रुव को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? लगभग 6-7 डेरिवेशन बनते हैं विद्युत द्विध्रुव के, और अक्सर आती है पेपर में। 6-7 डेरिवेशन बनते हैं, और इनमें से एक आधी डेरिवेशन, मतलब आप पहले अगर रिस्क ले जानना चाहते हो, मतलब यार क्या पढ़ के जाए, पहली यूनिट बहुत बड़ी है, तो आप क्या पढ़ के जाओ, मैं बताता हूँ आपको। एक विद्युत द्विध्रुव पढ़ के चले जाओ, एक गॉस पढ़ के चले जाओ, एक आधा सवाल आपको मिल जाएगा। गॉस के जितने भी कंडीशन है, गॉस के अनुप्रयोग, वो पढ़ के चले जाओ, और एक विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव बड़े काम का है। तो विद्युत द्विध्रुव में अपन क्या पढ़ेंगे? अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो अपन टॉपिक डालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ हो सकता है? तो ये मैं पहले आपको बता दूं, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। क्लियर? अक्ष पर और निरक्ष पर। अक्ष आपको पता है क्या होता है? जैसे मान के चलिए विद्युत द्विध्रुव है, ये है अक्ष और ये है निरक्ष। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। ये है अक्ष, मतलब इसको लंबा कर देता हूं, तो ये पूरी है अक्ष। ध्यान से समझ लो पहले एक एक चीज।
और ये इसके लंबवत है, ये निरक्ष, या इसको विषुवत रेखीय भी बोलते हैं, विषुवत रेखीय, निरक्ष, विषुवत रेखीय, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अक्ष पर और विषुवत रेखीय पर मुझे चाहिए, और मेरा ये बीच में विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशित है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेंटर ओ है और डी है, डी और डी 2D हो गया, 2D। क्लियर? तो निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और अक्ष पर भी ज्ञात करना है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, दोनों जगह अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसी कड़ी में अपन आगे देखें, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई अक्ष कितना आता है, देखिए 2kp बट्टा आर क्यूब, जहाँ k क्या है अपने को पता है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं 2p बट्टा आर क्यूब 1/4πε0। ये सदिश है, तो p भी एक सदिश राशि है, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो आपका आंसर आएगा 2kp, के छोटा k होता है, ध्यान रखना, 2kp बट्टा आर क्यूब। आंसर क्या आएगा? 2kp बट्टा आर क्यूब। याद कर लो भाई, तुरंत याद कर लो, और डेरिवेशन करेंगे तब अपने को क्लियर पता होगा कि अपने को लाना क्या है। और इसका क्या होगा? ई निरक्ष, ई निरक्ष जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे माइनस का kp बट्टा आर क्यूब, सदिश लगा देते ऊपर, और या माइनस का 1/k की जगह लिखा 1/4πε0 p बट्टा आर क्यूब। दोनों ही सूत्र सही है, दोनों ही सूत्र सही है, मतलब ये दोनों ही सूत्र सही है, आप कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप k के बारे में लिखोगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब भी आप k के बारे में लिखोगे तो लास्ट में आपको बताना जरूर पड़ेगा कि k बराबर 1/4πε0 होता है, k बराबर 1/4πε होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया। ये दोनों डेरिवेशन अपने को करनी है, और पेपर में अक्सर आती है, पेपर में अक्सर आएगी। पेपर को आसान बनाना होगा तो आएगी अक्ष पर, पेपर को कठिन बनाना होगा तो आएगी निरक्ष पर। तो अक्ष और निरक्ष के ये जो सूत्र है ये आप याद करें, ठीक है। फिर इसको आगे अपन देखते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, जब ये टॉपिक शुरू ही किया है तो इसका देखो ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आर क्यूब के साथ ग्राफ बनाते जनरली, तो ई और आर क्यूब में रिलेशन क्या है, ये इधर भी रिलेशन क्या है, ई और आर क्यूब में रिलेशन तो यही है, ई और आर क्यूब में रिलेशन तो यही है दोनों जगह पे। अब मेरी एक बात सुनिएगा, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, जनरल सबके लिए। कभी भी ई समानुपाती आर की पावर एन बट्टे में कुछ भी हो, जहाँ एन क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी ई व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब कहें या ई समानुपाती 1/r क्यूब कहें, एक ही बात है। जब मैं सिर्फ आर क्यूब बोलूँगा तो मैं बोलूँगा व्युत्क्रमानुपाती, और मैं 1/, बोलूँगा तो मैं बोलूँगा समानुपाती। वापस बोल रहा हूँ, ई व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब, इसका मतलब ये। मैं ये भी बोल सकता हूँ ई समानुपाती 1/r क्यूब। तो समानुपाती जब भी बोलूँगा तो मैं 1 में लेके बोलूँगा, क्योंकि इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि n का मान अगर 1 हो फॉर एग्जांपल, तो ई समानुपाती 1/r, कॉमा, मान के चलो ई समानुपाती 1/r², कॉमा, मान के चलो मैं, ये सही नहीं है पर मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लियर। अगर ऐसा कुछ भी टर्म आए, ई की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ई की जगह आप ए लिख सकते हो, जनरल किसी और के लिए बना रहे तो आप ए लिख लो। ए और आर क्यूब में अगर ग्राफ बनाना तो ऐसे बनेगा। तो जब भी ऐसे ग्राफ आए, ये जनरल मैंने समीकरण बता दी, तब हमेशा आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ खींचनी इसके समांतर, एक लाइन खींचनी यहाँ पे समांतर, और अब गोलाई केंद्र की यहाँ ऐसे लाके गोलाई लाके ऐसे मिलाना है। क्लियर? सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो आपको ये से बनाना है, ये ध्यान रखना। अब आप इधर ले लो ई और इधर ले लो आर,
इधर ले लो ई, इधर ले लो आर। इसका मतलब है जब आर जो है जीरो की तरफ जाएगा तो ई अनंत हो जाएगा, तो आर जब जीरो की तरफ जाएगा तो ई अपने आप अनंत की तरफ जाएगा। ये जो अनंत तक जाएगा ये अभी नहीं मिलेगा, यहाँ पे गलती से भी मत मिलाना, ये अनंत स्पर्शी है। क्या है भाई? अनंत स्पर्शी है, असमटोट्स है, इंग्लिश में असमटोट्स बोलते हैं। अनंत स्पर्शी मतलब ये कहाँ जाके अनंत पे मिलेगी, जब आर जीरो होगा तब जाके बात है। तो ये असमटोट्स है, जब आर जीरो होगा तो विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो यही ग्राफ है और यही ग्राफ सेम टू सेम यहाँ बन जाएगा इस तरह से। क्लियर? थोड़ी सी गोलाई रखना यहाँ पे और इस तरह का। ये ग्राफ बच्चों बहुत बार आता है, ये ध्यान रखना, किसी का भी हो, आर में हो, डब्ल्यू में हो, किसी में भी हो, जब भी आपको लगे कि एक और दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती है और बट उसकी कुछ भी घात है, व्युत्क्रमानुपाती या कुछ भी घात है, घात में व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमेशा ग्राफ ये बनेगा, ये तो दिमाग में सेट कर लो। क्लियर? तो इसी के साथ आज की पहली एक बार देख लो ध्यान से, मैंने ग्राफ पहले बता दिया ताकि बाद में मुझे ग्राफ बताने में दिक्कत ना हो। अब अगर पेपर में ये पूछ ले ई 1/r³ में ग्राफ बनाओ, मतलब ई रखा इधर, इधर आर नहीं रख के 1/r³, तो आप देखो 1/r³ ओवरऑल कुछ भी हो, 1/r³ का मतलब पूरा देखना, अगर ये पूरा का पूरा बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा। अब इसमें आप देखो 1/r³ में बनाए, मतलब एक संख्या मान ली, तो अगर ये पूरी संख्या बढ़ेगी, कुछ भी हो, आर का मान कुछ भी रखो, पर ये पूरी संख्या बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ सीधा सीधा आएगा, सीधी रेखा। ध्यान रखना, देखो यहाँ आर है यहाँ पे और यहाँ 1/r³ है, जब 1/r³ में ग्राफ बनाएंगे तो सीधी सीधी रेखा आएगी भाई, सीधी सीधी रेखा आएगी। मेरे हिसाब से ये जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है, इसका बेसिक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आगे चलते हैं अक्ष तथा निरक्ष की ओर। अक्ष तथा निरक्ष की डेरिवेशन करेंगे अपन, अगले पेज पे शुरू कर रहा हूँ मैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अक्ष पर ही निकालना है, तो मैंने एक बना दी अक्ष, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस अक्ष पे मैंने बना दिया एक पॉजिटिव आवेश और इसी अक्ष पे मैंने बना दिया एक नेगेटिव आवेश। और इस अक्ष का ध्यान से देखिए भाई, पहले पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। इस अक्ष के बीच का है केंद्र O, ये आवेश है +q, ये आवेश है -q, उतना का उतना विपरीत परिमाण में, और दोनों के बीच की दूरी d मान लो। A भी मान सकते हैं, D भी मान सकते हैं, कुछ लोग इसको L/2 भी मान सकते हैं, कुछ लोग इसको L भी मान सकते हैं, जो मानोगे वैसे आंसर आएगा। दोनों के बीच की दूरी, अगर देखो मैंने याद ली दूरी 2d, तो आप लोगे dt, ठीक है, dt। अब मान के चलो किसी ने दूरी मानी a, तो क्या लोगे a/2 किसी ने दूरी ली यहाँ से यहाँ तक l, तो क्या होगा l/2 तो कुछ भी हो, आंसर जो है बच्चों, आंसर आपका सही आएगा। कुछ भी मानो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको माना d, मतलब केंद्र, मतलब दोनों के बीच की दूरी है 2d, केंद्र से एक साइड दूरी है d और दूसरी साइड है d। और इसी के साथ मैं आपको साइड में बता भी दूं कि इसका जो p होगा वो कितना होगा, q इंटू दोनों के बीच की दूरी मतलब 2d, पहले पता हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और p की दिशा है वो भी अगर देखना चाहो तो p की दिशा अपने को निश्चित रूप से पता है, माइनस से प्लस की और इधर होगी, ये भी पता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बड़ी तकलीफ होगी, ध्यान रखना। अब मुझे अक्ष पे लेना है, सुनिए, इसके बाद यहाँ स्थिति आती, कोई नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, 11वीं 12वीं में इस लेवल पे कोई नहीं बताता, मैं एक एक डाउट जो आपके दिमाग में
रहता है वो सारा क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो मैंने प्लस इधर लिया, आपने माइनस इधर लिया, ठीक है भाई, परीक्षा में गए आपने माइनस इधर ले लिया, प्लस इधर ले लिया, भूल गए, क्या करोगे? तो देखो जो आवेश नज़दीक होगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये आप मान के चलो। अगर मैं प्लस इधर है और मैं अगर बिंदु P इधर बनाता हूँ, सुनिएगा, बिंदु P मैं इधर बनाता हूँ, तो निश्चित रूप से प्लस का प्रभाव ज़्यादा है, तो इधर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्लस में ही होगा। इधर विद्युत क्षेत्र प्लस का प्रभाव ज़्यादा है तो प्लस का होगा, माइनस दूर है तो माइनस का प्रभाव कम होगा। तो ओवरऑल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कैसा आएगा? प्लस। ओवरऑल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कैसा आएगा? प्लस, मतलब इस दिशा में आएगा, इससे दूर की ओर इसका प्रभाव है। ये विद्युत क्षेत्र किधर लगाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने मान लिया E1 प्लस के कारण, ठीक है, और उसके कारण क्या मान लिया? अंदर की ओर आएगा, इसके कारण तो अंदर की ओर आएगा। तो इसको मैंने मान लिया, छोटा बना लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हो गया E2, प्लस के कारण दूर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, क्लियर? तो निश्चित रूप से यहां पे अगर देखें तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, क्लियर? तो नेट दिशा जो आएगी वो इस दिशा में आएगा। और इसी के विपरीत यदि बिंदु इधर होता तो क्या होता? तो यहां निश्चित रूप से E2 इज ग्रेटर देन E1 होता, E2 इज ग्रेटर देन E1 होता, और निश्चित रूप से दिशा क्या रहती? दिशा क्या रहती बताओ? तो अगर इधर से ओके, देखो विद्युत क्षेत्र इधर से निकली, देखो विद्युत क्षेत्र इधर से निकली और घुसेगी तो इधर ही, तो इधर भी दिशा यही रहेगी, पर E2 का प्रभाव ज़्यादा होगा, E2 का प्रभाव ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनिए, इस एरिया में E1 का प्रभाव ज़्यादा है, उस एरिया में E2 का प्रभाव ज़्यादा होगा, क्लियर? और दिशा आपको दिख ही रही है, दिशा में दिमाग नहीं लगाना। देखो ध्यान से, इधर शॉर्ट में इधर साइड में बताता हूँ। देखो जनरल अगर दिमाग चल रहा है ना फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, तो दिक्कत कहीं नहीं। विद्युत द्विध्रुव है, अब देखिए अक्ष निरक्ष की दिशा मैं पहले बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखा निकली ऐसे घुसेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा निकली ऐसे घुसेगी, अब ये अपना निरक्ष हो गया, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गई, तो आपको पता चल गया। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा तो इधर है, तो आप इधर देखिए, इधर को सिमिलर पता चल गया। इसके एरिया में होगा तो दिशा विद्युत क्षेत्र की इधर होगी, इसके एरिया में होगा तो भी दिशा इधर होगी, लेकिन ठीक है, दोनों कंडीशन में देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके एरिया में होगा तो ज़्यादा इधर है, ऐसे होगी। इस एरिया में है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है, मतलब इधर हो या इधर हो, पी की दिशा में ही होगा विद्युत क्षेत्र। जब भी अक्ष की बात करेंगे तो पी की दिशा में ही आएगा, लेकिन जब देखो जब निरक्ष की बात करेंगे तो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है? पी के विपरीत। विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है? पी के विपरीत। तभी माइनस चिन्ह आया था पिछली स्लाइड में, देखो देखो माइनस चिन्ह आया था कि नहीं आया था? पी की दिशा के विपरीत, क्योंकि पी की दिशा माइनस से प्लस होती है। और निरक्ष पर जब भी ज्ञात करेंगे, जब भी निरक्ष पर ज्ञात करेंगे, जब भी निरक्ष पर ज्ञात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये निरक्ष है, और जब भी निरक्ष पर ज्ञात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के सूत्र में क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस का मतलब ये है कि पी की दिशा तो माइनस से प्लस इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों दिशा माइनस है। हर चीज को प्रैक्टिकली सोचो बच्चों, कहीं दिक्कत नहीं होगी। रेक्टाफिकेशन मारोगे 2 दिन याद रह जाएगा, तीसरे दिन भूल जाओगे, तो उस चीज़ में मज़ा भी नहीं है। और फिजिक्स देखो जोर लगाती है दिमाग में। जिम जाते हैं, जिम तो क्या होता है, पहले डोले सोले उठाने पड़ते हैं, शरीर में जोर पड़ता है, कंधे दुखते हैं, सब कुछ दुखता है। अगले दिन जाते हैं और दुखता है। और जब जब आप जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप रोज एक पन्ना याद कर रहे हो फिजिक्स, या एक पन्ना समझ रहे हो तो एक पन्ना ही समझो। वो जिम में जाते हैं, ट्रेनर 7 दिन के बाद प्लेट बढ़ाता है ताकि आपके शरीर में और जोर पड़े, शरीर दर्द होने लगे। शरीर जब दर्द होता है, मसल्स वहाँ से क्या होती है? फ्री होती है। बात आ रही समझ में? अब मान के चलो एक दिन जिम करी, उसके बाद मसल जब रिलैक्स होता है तो आपकी वो जगह क्या होती है? बॉडी बॉडी बनने से डोले सोले बनने लग जाते हैं। तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे भी यही है कि शुरू में समझने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सोचो रट्टाफिकेशन से हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई। रट्टाफिकेशन से आप तो कंपटीशन भूल जाओ। हाँ, 12वीं में जैसे तैसे पास हो जाओगे, कंपटीशन तो आप जिंदगी में कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। रट्टाफिकेशन से आज गारंटी दे रहा हूँ, कभी नहीं कर पाओगे। लिख लो दीवार पे, और अगर कर लो तो मेरे को बता देना, सर मैं तो फुल रटता था, मेरे से हो गया, बता देना मेरे को। फोटो छाप देंगे तुम्हारा कि बिना ये रट्टाफिकेशन से पास हुआ, भी मैं गलत था, मैं ये कह दूंगा।
तो ये कॉन्सेप्ट देखो, अब इसमें क्या है, दिशा लोग भूल जाते हैं, कुछ नहीं है, एक द्विध्रुव का चित्र बनाओ, उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ, सब चित्र में क्लियर है कि अच्छा विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से इधर जा रही है, मतलब इस एरिया में विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और इससे ऊपर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, दिख रहा है आपको, क्लियर। तो मैं एक छोटी छोटी चीज को प्रैक्टिकली मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब आप इधर देखिए कि केंद्र से ये जो बिंदु P लिया है इसकी दूरी है R। दूरी हमेशा केंद्र से नापते हैं O से, ये ध्यान रखना। तो मैंने जो बिंदु लिया है वो बिंदु P यहां लिया है। अब देखो मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरी इस प्लस Q से इसकी दूरी कितनी है, तो आप बताओ, यहां से यहां तक तो दूरी R है और यहां से यहां तक D है, तो ये क्या होगी, R माइनस D। कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, R माइनस D। मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरी R है और ये D है, तो ये कितनी हुई, R में से D गया, R माइनस D, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी D है, तो R प्लस D टोटल दूरी क्या हुई, R प्लस D। तो अब माइनस Q से दूरी टोटल कितनी होगी, R प्लस D। यहां तक किसी को तकलीफ हो तो बताओ भाई, R माइनस D, R प्लस D। अब आपको याद हो जाना चाहिए नॉर्मली कि जो दूरियां होती है आवेशों से प्लस R प्लस माइनस D होती है। अब कम वाली जो होगी वो माइनस होगी और ज़्यादा वाली प्लस होगी, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे भी याद कर सकते हो। अच्छा ये R केंद्र से दूरी ले ली R, अब यार R प्लस D, R माइनस D ऐसा तो कुछ आता था, इतना आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप लगाओ अपना लॉजिक, रटो मत, लॉजिक लगाओ कि यार प्लस माइनस होता है, माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा, जो दूरी कम है वहाँ माइनस आएगा और जो दूरी ज़्यादा है वहाँ प्लस आएगा, दिक्कत कहाँ है। इसमें भी बच्चे रटते हैं, इसको बच्चे लिख देते हैं R प्लस D, इसको लिख देते हैं R माइनस D। अरे गधेड़ो, ऐसे तो मत करो कम से कम। तो इसको आपको समझना है भाई प्यारे बच्चों, अच्छे से दिमाग खोल के। कठिन तो होती है फिजिक्स, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसको लॉजिक से समझेंगे सब आसान है, सब आसान है। अभी देखो गिली गिली छू करके अभी करते हैं इसको। देखो E1 प्लस Q आवेश के कारण, लिखता हूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर, ठीक है। मैं थोड़ा आसान करने के लिए K के हिसाब से लेके चलूंगा, आप उसको बाद में एडजस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे, ठीक है। क्या होगा, KQ बट्टा R स्क्वायर, ये सूत्र होता है, सूत्र पहले मैं इधर लिख दूं, KQ बट्टा R स्क्वायर, मतलब E बराबर, ध्यान से देखना, ये अगर किसी को समझ में आ गया ना निकाल लेगा, ध्यान से देखना, 12वीं आराम से बढ़िया परसेंट निकाले। E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। अब देखो R मतलब होता है कुल दूरी, कुल दूरी R की जगह यहाँ पे क्या है बताओ, दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, ये है R माइनस डी, तो KQ बट्टा R माइनस डी का स्क्वायर। सिर्फ मैंने लिया परिमाण क्योंकि दिशा तो मैं बना चुका हूँ, सिर्फ मैंने लिया परिमाण क्योंकि मैं दिशा तो बना चुका हूँ। लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ले लो E। अब ये दिशा कहाँ से कहाँ है, O से P की तरफ, तो मैं इसको लिखूंगा O से P की तरफ कैप, एकांक सदिश लगा दिया, कोई फर्क नहीं, इधर सदिश लिया तो उधर लगा दिया OP कैप। O से P की ओर है ना विद्युत क्षेत्र को, O से P की ओर E1 इधर ही है, कोई तकलीफ नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे बड़े महान हैं, क्या करते हैं, ये लिख देते हैं, जो लिखते हैं गलतियां मैं पेपर में अक्सर देखता हूं वो बता रहा हूं, KQ बट्टा X या मान के चलो R माइनस डी लिख देते, उनको पता तो होता है पर वो ऐसे लिख देते R माइनस डी। अरे यार विमा तो मैच करो, KQ बट्टा R स्क्वायर, KQ की विमा है, R मतलब मीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा, नीचे मीटर ही तो होगा, तो विमा बड़े काम की चीज है, बिना विमा के बच्चों आप नहीं समझ पाओगे। जहां भी आपको लगे दिक्कत होना, लंबी सांस लेना, जो 11वीं में विमा पढ़ी थी विमा याद करना, विमा की तुलना करना सीखना, और जो मैं सिखा रहा हूं मैं साथ में विमा भी सिखाता रहूंगा। विमा से तुलना करना, आपसे गलती कभी नहीं होगी जिंदगी में, और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को बेस लेके पढ़ाऊंगा, क्लियर। तो
अगर आप ये लिख रहे हो ना तो ये सोचो यार के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, तो चलो के क्यू तो के क्यू, ठीक है, विमा मैच हो रही है, पूरी विमा नहीं निकालनी है। आप देखा के की विमा के की विमा, क्यू की विमा क्यू की विमा, आर स्क्वायर मतलब आर की 2 है, एल 2 है, यहाँ तो एक ही आएगा ना, मतलब ये फॉर्मूला गलत है, ये आपको पता चल जाना चाहिए विमा से। और इसके बाद पीछे बता दो जहाँ के क्या है ये बताना जरूरी है, ये जरूरी है भाई, लिखना नहीं है पर ये जरूरी है ये बताना। जब भी आप के का इस्तेमाल करो आप बताना, क्योंकि देखो के अपने माना था ठीक है, लेकिन के कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, पर के अपन क्यों इस्तेमाल करते ताकि इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जगह अपन के लिख ले, और बाद में अपन आंसर में तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे, तब तक गणना में कंफ्यूजन नहीं हो, सभी बच्चों को समझ में आए, इसलिए मैंने के लिख दिया। अब बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण भाई किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब कोई बच्चा कभी कभी क्या करता है माइनस इधर बना लेता है, देखो याद थोड़ी रहता है इतना, माइनस इधर बना लिया प्लस इधर बना लिया, बिंदु भी इधर लेता है, तो उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो भी आंसर आएगा, बस करते जाना, कॉन्सेप्ट को याद रखना। E2 क्या होगा बताओ। अब मैंने दिशा तो ले ली अलग से, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि सदिश में परिमाण और दिशा मैं हमेशा अलग अलग लेता हूं, तो दिशा तो मैंने चित्र में ले ली, तो दिशा तो खत्म, अब मैं परिमाण की बात करूंगा, ऐसे भी कर सकता हूं। तो के अब मैं माइनस चिन्ह नहीं लूंगा, इसका मतलब ये मैंने कहा के क्यू बट्टा दूरी कितनी है यहाँ से वहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर आर प्लस डी है, और आपको पता है दूरी कम है, दूरी ज़्यादा है तो प्रभाव कम होगा, दूरी कम है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जो जिसके प्रभाव में होता है उसी के, आप अपने दोस्तों के साथ हो तो दोस्तों के प्रभाव में रहते हो, घर जाते हो तो घर वालों के प्रभाव में रहते हो, वही चीज़ यहाँ है, जिसका जो जितना पास उसका प्रभाव ज़्यादा। अब देखो E2 की माइनस आवेश, माइनस के अंदर विद्युत क्षेत्र का हमेशा घुसती है, ऐसे घुसेगी, तो E2 जो है उसकी दिशा कहाँ आ रही है, PO आ रही है, विपरीत है, क्लियर। अब बिंदु P पर, अब P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, सदिश है तो सदिश डाल दिया मैंने। अब क्या है कहानी, है कहानी क्या है, समीकरण 1 व 2 से मान, 1 व 2 से क्या मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखो भाई। E बराबर के क्यू बट्टा आर माइनस डी का स्क्वायर, दिशा कौन सी थी, ओपी कैप, अभी आएगा प्लस, प्लस ही आएगा ध्यान रखना, माइनस होगा, अभी देखना, अभी अपन जो कर रहे तरीके से देखो, मैंने इसका मान रख दिया, इसका अपने यहाँ माइनस होगा, देखना आर प्लस डी का स्क्वायर पीओ कैप, ठीक है, मैंने मान रख दिया। अब आपको लग रहा है ना ओपी और पीओ अलग अलग है, तो एक को चेंज करेंगे, तो आपको पता है ओपी और पीओ क्या है, एकांक सदिश है जिनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। अब अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इस दिशा में होगा, मतलब अपन ओपी को तो चेंज करेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से पीओ को चेंज करेंगे, तो पीओ कैप बराबर माइनस का ओपी कैप, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा आर माइनस डी का स्क्वायर ओपी कैप माइनस के क्यू बट्टा आर प्लस डी का स्क्वायर ओपी कैप। मैंने माइनस रखा, माइनस ओपी, माइनस बाहर ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, या ऐसे कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको लग ही रहा है कॉमन आए वो कॉमन ले लो, तो ई क्या हो जाएगा, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर, और पीछे आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखो, मैंने के क्यू कॉमन ले लिया दोनों से, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। अब मैंने ओपी भी कैप भी कॉमन ले लिया, दोनों से ले लिया, तो बचा क्या, आर माइनस डी का स्क्वायर वाला और आर प्लस डी का, और बीच में माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा। मैं इसको माइनस दूसरे कलर में देता हूँ ताकि आपको तकलीफ नहीं हो।
ये आ गया भाई माइनस। कैसे आया माइनस? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस फिजिक्स खत्म, फिजिक्स खत्म, गणित शुरू। अब यहाँ से हो गई गणित शुरू। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, तो यहाँ होने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो करते हैं। ई बराबर के क्यू लिया, लसअप। लसअप वसअप लेना आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी नहीं आता। इधर देखो कैसे लेते हैं। अरे अब देखो लसअप, देखो लसअप लेना, देखो कैसे लेते हैं लसअप। लसअप की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिजिक्स में जो चीज़ें आसान हो सकती है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस, ठीक है। ये नीचे वाला पूरा ले लिया, हमेशा करो नीचे वाला पूरा गुणा में ले लो और इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, बस। तो ये हो जाएगा आर प्लस डी का स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और पीछे ओपी क्या भाई? खोलो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ गणित के सूत्र, तो उचित रहेगा। अच्छा देखो यहाँ पे a प्लस, ये पता होना चाहिए वैसे, मैं यहाँ बताता रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी को नहीं आता तो देख लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस बी, a प्लस बी अगर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ये है तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तीनों सूत्र का इस्तेमाल यहाँ होगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये खुलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों की घातें अगर अपन हटा दे, सेम ही है घातें, तो घातें हटा दिए मान लो 1 मिनट के लिए, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे और फिर घात तो वापस आ जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, ये लिखना नहीं, ये देखो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी लिखो तो और बढ़िया, किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चिन्ह हो तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। सबको पता है पर नहीं पता देख लेना। जैसे मैं इस ब्रैकेट को इसको अलग से करूंगा, माइनस है, जब भी माइनस इस ब्रैकेट को ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस अंदर जैसे जाएगा सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये मैंने बताने की कोशिश आपको यहाँ करी है। तो अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, पुनः काला कलर ले लेते हैं। तो ये है, तो मैंने कहा E बराबर के क्यू, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने देखो इतनी सारी कहानी बताई। किसी पासबुक वगैरह में ये नहीं दी हुई होगी, पर मैंने बता दी खोल के। किसी को नहीं भी आता है, 11वीं में टाइम पास करा है, 10वीं में टाइम पास किया है, तो अब वो टाइम पास ना करे। a स्क्वायर तो आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2rd बट्टा ब्रैकेट को एक बार माइनस को ऊपर छोड़ दिया, तो आपको क्या लग रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई माइनस 1 मिनट के लिए भूल गए, तो आपने कहा a माइनस बी और a प्लस बी वाला दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भूले थे जो स्क्वायर वापस ले आए।
अब देखो जब आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, को तकलीफ नहीं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, तो ई बराबर कितना बचा, के क्यू 4RD, 2RD 2RD 4RD, और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, चूंकि आर ज़्यादा है डी कम है, अल्प दूरी को बोला था अपन ने, दूरी को क्या बोला था, अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच में दूरी क्या थी, डी अल्प, तो मैंने कहा चूंकि डी कम है आर से, इसलिए डी स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा कम होगा आर स्क्वायर से, अतः डी स्क्वायर को क्या माना अपन ने, नगण्य, अतः डी स्क्वायर को क्या माना अपन ने, तो ई बराबर, अरे बीच में अपने भूल गए, ओपी 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 आता रहेगा भाई, ध्यान रखना, साथ ले रहे हैं ना सदिश, ये सदिश भी चलता रहेगा भाई, ध्यान रखना, के क्यू बट्टा, अब अपन करेंगे 4RD बट्टा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इधर आ जाओ, तो ई बराबर, अब मैं इधर कर रहा हूँ ध्यान से, है समीकरण नंबर वगैरह डाल दें, चलो बाद में डाल लेंगे एक साथ ही, तो ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब डाल लेंगे। ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू 4RD बटा आर की पावर 4 OP कैप, एक आर से एक आर गया तो ये हो गया क्यूब, और आपको बताए चूंकि हम जानते हैं 2QD OP कैप, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, P सदिश, इसलिए E क्या हो जाएगा, के क्या क्या लिया मैंने, Q, इसमें से एक 2 ले लिया, D ले लिया, OP ले लिया, QD OP ले लिया, और 4 में से 2 ले लिया, तो 2 बच गया, P ये बन गया R3, और यही तो अपना उत्तर है, E बराबर 2KP बट्टा R3। इसी तरह ये अपना सवाल आ गया, अतः हम कह सकते हैं E समानुपाती R3, और इसका मैंने जब ग्राफ आपको अभी बताया था तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, E व R में ग्राफ, और E और R में ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्लियर। E और R में ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा और बढ़िया बनाना चाहें तो थोड़ा धीरे धीरे बनाएं, और ये स्पर्श नहीं करेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये अनंत स्पर्शी है, तो ग्राफ कुछ यूँ बना। इसी के साथ पूरा डेरिवेशन आपके सामने उपस्थित हो गया। कहीं को दिक्कत हो, समीकरण वगैरह हो तो डाल देते हैं भाई। 3 हो गई थी समीकरण, ये हो गई थी 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, 7, नंबर कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ये भी रटते हैं समीकरण ये इतनी थी, अरे भाई फिजिक्स को शर्मिंदा कर दोगे ऐसे तुम याद करोगे तो। 12, 13 और ये 14। इसी के साथ ये डेरिवेशन हुई समाप्त। इसी के साथ हमारी ये जो डेरिवेशन है ये समाप्त होती है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। आप देखिए, और यही अपना उत्तर है, और इससे बढ़िया डेरिवेशन, उम्दा डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इसी डेरिवेशन को जिस तरह से मैंने बताया है उसी हिसाब से इसको कर लीजिए, ठीक है। ये लिखना मत, मैंने बता दिया, मैं गोला गोला कर देता हूँ, लिखना मतलब समझना है तो लिख लेना, बाकी इसको डेरिवेशन में मत लिखना, ये लिखना मत। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ लिखो तो बढ़िया है, टीचर को एक्सप्लेन करो तो बढ़िया है, पर टाइम, अगर टाइम के हिसाब से अननेसेसरी, मतलब इससे टीचर को बढ़िया लगेगा, पर नंबर कटने का मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, ऐसे टीचर को बढ़िया लगेगा, बच्चे ने यार एक एक चीज़ बताइए। आप सदैव कोई भी उत्तर लिखो, तो आप ये मान के चलना कि शिक्षक जो कॉपी चेक करे उसको कुछ नहीं आता है, आप उनको एक एक चीज़ बतानी है। कोई भी पॉइंट हो, कहाँ कहाँ बताओगे, कोई भी चीज़ स्टेप लिख दिया, या तो पहले बता दो, या पीछे बता दो, या नीचे बता दो, पर बताओ जरूर। मान के चलो कोई स्टेप आपको यहाँ ये रखने पर
ये सूत्र के अनुसार, तो यहाँ आ जाएगा। नहीं बता पाए पीछे बता दो, रखने पर इस सूत्र के अनुसार किया गया, नीचे लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, पर आपको एक एक चीज़ बतानी जरूरी है। अतः अपना आंसर आया 2kp cos थीटा। तो आपने देखा कि p की जो दिशा है वही e की दिशा है, p की जो दिशा है, p एक सदिश है और उसकी जो दिशा होगी वही e की दिशा होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड परीक्षा में ऑल्टरनेट ईयर्स में आता है, बहुत बार आ चुका है। तो होप कि बच्चों आपको ये कक्षा, ये क्लास में ये डेरिवेशन और इससे पहले का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो समझ में आया और मज़ा आया हो, डेरिवेशन दिमाग में सेट हो गई हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। आपके जितने अपने फेसबुक पे फ्रेंड है या यूट्यूब पे क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप पे फ्रेंड है, सबको शेयर करें, ठीक है, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।